आज है 29 सितंबर सोमवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज हम बात करेंगे लद्दाख में बढ़ते तनाव की, जहां मशहूर जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी पत्नी को उनसे बात तक नहीं करने दी जा रही है। वहीं तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक रैली में हुई भगदड़ ने कुप्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इन सब के बीच भारत की विदेश नीति पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दुनिया में हमारे दोस्त हैं कौन। इसके अलावा हम बात करेंगे यौन उत्पीड़न के आरोपी चैतन्यानंद की गिरफ्तारी, एशिया कप में भारत की शानदार जीत और कई दूसरी अहम खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सुर्खियां विस्तार से। मशहूर जलवायु कार्यकर्ता और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लद्दाख से बाहर ले जाने के 2 दिन बाद उनकी पत्नी गीतांजलि जे आंगमो ने द वायर को बताया है कि उन्हें अभी तक अपने पति से बात नहीं करने दी गई है। आंगमो ने कहा, उन्हें ले जाए हुए 2 दिन बीत चुके हैं। जब उन्हें 26 सितंबर को उनके पैतृक गांव से हिरासत में लिया गया, तब मैं संस्थान में थी। मुझे फोन पर बताया गया कि उन्हें जोधपुर ले जाया जा रहा है और इंस्पेक्टर ने वादा किया था कि जोधपुर पहुंचते ही वो मेरी उनसे बात कराएंगे। लेकिन मुझे अभी तक वो फोन कॉल नहीं आया है। कुछ समाचार रिपोर्टों के अनुसार वांगचुक को जोधपुर जेल की एक एकांत कोठरी में रखा जाएगा, जिसकी सीसीटीवी से लगातार निगरानी की जाएगी। आंगमो ने कहा कि उनके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि वांगचुक को जेल में किस हालत में रखा गया है। उन्होंने दोहराया, वो एक गांधीवादी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, इसीलिए वो सत्याग्रह, पदयात्राएं, सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे। इसके बजाय अधिकारियों ने ही उन्हें खींचकर दूर किया। उन्होंने आगे कहा, आज उनकी पत्नी से ज्यादा मुझे एक भारतीय के रूप में बहुत दुख है, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे देश को गौरव दिला रहे थे। वो एक सच्चे देशभक्त हैं, और फिर भी उन्हें राष्ट्र विरोधी कहा जाता है और एनएसए के तहत केस दर्ज किया जाता है। हम जानते थे कि वे असुविधा पैदा करने के लिए कुछ ऐसा ही करेंगे। देश के सबसे अच्छे वकील उनका बचाव करेंगे, लेकिन उन पर भारत विरोधी होने का आरोप लगाना वास्तव में हमारे नेताओं की अंतरात्मा के बारे में ज्यादा बताता है। आंगमो ने यह भी आरोप लगाया कि वांगचुक को इसलिए भी गिरफ्तार किया गया क्योंकि अक्टूबर में लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने कहा, लोग इन चुनावों में बीजेपी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि उसने पहले लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने का वादा किया था और उसे पूरा नहीं कर रही है। लेकिन इन चुनावों से पहले वांगचुक को गिरफ्तार करने से पार्टी के लिए यह और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इससे लोगों का लड़ने का संकल्प कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत होगा। वांगचुक के पिछले फरवरी में पाकिस्तान में एक जलवायु सम्मेलन में भाग लेने को लेकर पाकिस्तानी कनेक्शन के आरोपों पर आंगमो ने कहा, वो सेमिनार संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित किया गया था। वो वहां भारत का गौरव थे। वास्तव में मंच पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की थी। उन्हें थोड़ा भी पता नहीं था कि जल्द ही उन पर पाकिस्तान के साथ होने का आरोप लगाया जाएगा। ये बहुत दर्दनाक है। लद्दाख में छठी अनुसूची और राज्य के दर्जे की मांग को लेकर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा की जा रही कथित मनमानी गिरफ्तारियों और हिरासत को लेकर भारी गुस्सा है। द वायर की एक रिपोर्ट के अनुसार लेह के निवासी अपने प्रियजनों की गिरफ्तारी से नाराज हैं। पद्मा डोल्किस ने बताया कि सीआरपीएफ के जवानों ने उनके भाई सोनम छोसफेल को पकड़ा, जमीन पर लेटने को कहा और उनकी पिटाई की। बाद में उनके हाथों की जांच कर दावा किया गया कि वो पत्थरबाजी में शामिल थे। छोसफेल उन लगभग 50 लोगों में से हैं जिन्हें लेह में हुई झड़पों के सिलसिले में हिरासत में लिया गया है। इन झड़पों में कम से कम 4 नागरिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। लेह के एक होटल मालिक लोब्जैंग रिंचैन ने द वायर को बताया कि जब उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया तो उन्हें लगा जैसे वह पुलिस स्टेशन में नहीं, बल्कि बीजेपी कार्यालय में हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उन्हें चेतावनी दी कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को लेकर एक चार्टर्ड विमान लद्दाख आएगा और मेरे होटल और घर को जला देगा, जिसके बाद उनकी बुरी तरह पिटाई की गई। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को आरोप लगाया कि लद्दाख के लोगों, संस्कृति और परंपराओं पर बीजेपी और आरएसएस द्वारा हमला किया जा रहा है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, लद्दाखी लोगों ने एक आवाज मांगी। बीजेपी ने 4 नौजवानों की हत्या करके और सोनम वांगचुक को जेल में डालकर जवाब दिया।
हत्याएं बंद करो, हिंसा बंद करो, लद्दाख को एक आवाज़ दो, उन्हें छठी अनुसूची दो। लद्दाख में चल रहे आंदोलन के बीच लेह एपेक्स बॉडी के सह अध्यक्ष चेरिंग दोरजे लकरूक ने द इंडियन एक्सप्रेस से बात की है। उन्होंने कहा, हम आर्टिकल 370 को कोसते थे क्योंकि यह हमारे केंद्र शासित प्रदेश बनने की राह में एक बाधा था। लेकिन इसने 70 सालों तक हमारी रक्षा की। हमारी जमीन पूरी तरह सुरक्षित थी। अब लद्दाख पूरे भारत के लिए खोल दिया गया है। हमारे पास कोई सुरक्षा कवच नहीं है। लकरूक ने कहा कि शिक्षित युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। कई युवा कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसे उन्होंने गुलामी बताया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने बहुत मुश्किल से अपनी शिक्षा पूरी की है, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं। लद्दाख के लोग अब राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शनों का मुख्य कारण बेरोजगारी और स्थानीय लोगों की जमीन और पारंपरिक कानूनों में कथित हस्तक्षेप है। अब रुख करते हैं भारत की विदेश नीति का। वरिष्ठ स्तंभकार आकार पटेल ने अपने हालिया लेख में भारत के वैश्विक रिश्तों का एक जायजा लिया है। उनके मुताबिक भारत की विदेश नीति में बड़ी बड़ी चीजें हासिल करने का दावा तो किया जाता है, लेकिन असल में हमारे दोस्त कौन हैं, ये साफ नहीं है। अपने पड़ोस से शुरू करें तो पाकिस्तान के साथ रिश्ते खराब हैं। बांग्लादेश हमसे अपनी प्रधानमंत्री को वापस लौटाने की मांग कर रहा है। नेपाल के साथ 200 साल पुराना भर्ती का रिश्ता टूट चुका है। श्रीलंका ने गाजा नरसंहार पर हमसे ज्यादा हिम्मत दिखाई है। मालदीव के साथ भी रिश्ते साफ नहीं हैं। चीन के साथ रिश्तों की मौजूदा स्थिति क्या है, ये कोई नहीं जानता। पटेल लिखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, जिनके लिए हमने 2 बड़ी रैलियां की, उन्होंने हम पर पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी ज्यादा टैरिफ लगाए। उनका कहना है कि यह कहना सुरक्षित है कि अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है, लेकिन इजराइल है। बाकी दुनिया भले ही नेतन्याहू के भाषण से उठकर चली गई हो, लेकिन भारत ने तालियां बजाईं। रूस के साथ हमारा रिश्ता अब सिर्फ लेन देन का रह गया है। अरब देशों की जनता के बीच इजराइल को गले लगाने के कारण भारत ने अपनी जमीन खो दी है। पटेल के अनुसार भारत के इतिहास में ऐसा कोई क्षण नहीं आया जब वो दुनिया में इतना दिशाहीन और भ्रमित रहा हो। वो कहते हैं कि शायद यही वजह है कि सालों तक विश्वगुरु की बातें करने के बाद आज हमें आत्मनिर्भरता पर भाषण दिया जा रहा है। पढ़े पूरा लेख हरकारा के न्यूज़लेटर में। तमिलनाडु के करूर में शनिवार रात को तमिलगा वेट्री कजगम यानी टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय की सार्वजनिक रैली में हुई भगदड़ में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसका अंदेशा पहले से था। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी ने पुलिस को दिए अनुमति पत्र में कहा था कि उन्हें 10,000 लोगों की भीड़ की उम्मीद है, लेकिन विजय की एक झलक पाने के लिए 50,000 से ज्यादा लोग उमड़ पड़े। इनमें कम से कम 8 बच्चे भी शामिल थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि भीड़ तब बेकाबू हो गई जब पहले से मौजूद लोगों के साथ विजय का जुलूस भी शामिल हो गया। कार्यक्रम में देरी हुई और विजय शाम 7 बजे के करीब बोलने पहुंचे। भीड़ में धक्का मुक्की के कारण बिजली चली गई और लाइटें बंद हो गईं। लाउडस्पीकर भी बंद हो जाने से लोग विजय को सुनने के लिए और करीब आने लगे, जिससे कई लोग गिर गए और ये दुखद हादसा हो गया। इस त्रासदी के बाद टीवीके के शीर्ष नेताओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन तमाम खबरों के बीच देश की सियासत में विपक्ष की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हरकारा के खास पॉडकास्ट डीप डाइव में वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग ने इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की है। इस बातचीत में श्रवण गर्ग ने कहा कि राहुल गांधी ने देश के राजनीतिक विमर्श को नरेंद्र मोदी केंद्रित होने से बदला है और लोगों में एक नई तरह की जिज्ञासा पैदा की है। उन्होंने मोदी की उस मोनोपोली को तोड़ा है जो 2014 से चली आ रही थी। हालांकि उन्होंने ये चिंता भी जताई कि कहीं राहुल गांधी खुद एक अवतार तो नहीं बनते जा रहे, जिससे दूसरे विपक्षी नेता सहमे हुए नजर आ रहे हैं। गर्ग के मुताबिक राहुल गांधी ने अपना कद विपक्ष से बहुत ऊंचा कर लिया है, लेकिन वे विपक्ष का नेतृत्व करते नहीं दिख रहे। इस चर्चा में ये बात भी सामने आई कि कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष राहुल गांधी द्वारा बनाई गई जमीन का फायदा उठाने में संगठनात्मक रूप से विफल हो रहा है। आप देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पर गर्ग साहब की पूरी बातचीत। और अब खेल जगत से एक अच्छी खबर। भारत ने एशिया कप जीत लिया है। टीम इंडिया ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। भारत ने 9वीं बार इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। रविवार को दुबई में हुए इस मैच में 147 रन का टारगेट भारतीय टीम ने 20वें ओवर में हासिल कर लिया। रिंकू सिंह ने चौका लगाकर भारत को जीत दिलाई। तिलक वर्मा 69 रन बनाकर नाबाद लौटे। गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 4 विकेट हासिल किए। 17 छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती को रविवार तड़के आगरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार
62 वर्षीय यह व्यक्ति अपने खिलाफ 4 अगस्त को दर्ज होने के बाद से फरार था। पुलिस ने उसे आगरा के ताजगंज इलाके के एक होटल से गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से एक आईपैड और 3 फोन बरामद किए हैं। इनमें से एक फोन में कैंपस और हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस था, जिसके जरिए वह छात्राओं की गतिविधियों पर नजर रखता था। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार चैतन्यानंद और उसके सहयोगियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ से करीबी होने का झूठा प्रचार किया था, ताकि उसे अधिकारियों से बचने में मदद मिल सके। चैतन्यानंद को दिल्ली की एक अदालत ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की मां कमलताई आर गवई को महाराष्ट्र के अमरावती जिले में एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। ये कार्यक्रम विजयादशमी और संगठन की शताब्दी के उपलक्ष्य में अक्टूबर की शुरुआत में आयोजित हो रहा है। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार कमलताई आर गवई ने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सहमति दे दी है। कमलताई गवई की इस कार्यक्रम में उपस्थिति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वो न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति की मां हैं। द गार्डियन की एक विस्तृत जांच से पता चला है कि ब्रिटेन में चरम दक्षिणपंथी फेसबुक ग्रुप्स का एक नेटवर्क लाखों लोगों तक नस्लवादी और चरमपंथी दुष्प्रचार पहुंचा रहा है और ये कट्टरता का इंजन बन गया है। 1 साल तक चली इस जांच में पाया गया कि ये समूह, जो अक्सर आम लोगों द्वारा चलाए जाते हैं, अप्रवासन विरोधी और नस्लवादी भाषा का गढ़ बन चुके हैं। जांच में 51,000 से अधिक टेक्स्ट पोस्ट का विश्लेषण किया गया। इसमें पाया गया कि सैकड़ों पोस्ट गलत सूचनाओं और षड्यंत्र के सिद्धांतों से भरे थे। इनमें राजनेताओं को देशद्रोही कहना, अप्रवासियों को परजीवी और अपराधी बताना और श्वेत राष्ट्रवाद के सबूत शामिल थे। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे समूह लोगों को चरम कार्रवाइयों के लिए कट्टरपंथी बना सकते हैं। फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने कहा है कि इन समूहों की सामग्री ने उसकी घृणित आचरण नीति का उल्लंघन नहीं किया है। गाजा में जारी युद्ध और मानवीय संकट के कारण इजराइल वैश्विक मंच पर तेजी से अलग थलग पड़ता जा रहा है। CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार गाजा शहर पर जमीनी हमले की घोषणा के बाद से इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय निंदा बढ़ गई है। पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र की एक जांच ने निष्कर्ष निकाला कि इजराइल ने गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार किया है। आर्थिक मोर्चे पर यूरोपीय संघ ने इजराइल के साथ अपने मुक्त व्यापार समझौते को आंशिक रूप से निलंबित करने का प्रस्ताव दिया है। फ्रांस, इटली, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम सहित कई देशों ने इजराइल पर हथियार प्रतिबंध लगा दिया है। मनोरंजन और संस्कृति के क्षेत्र में भी इजराइल को झटके लग रहे हैं। कई यूरोपीय देशों ने 2026 में यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का बहिष्कार करने की धमकी दी है। खेल जगत में भी इजराइल को यूरोपीय फुटबॉल प्रतियोगिताओं से निलंबित किए जाने का डर है। रूस ने रविवार तड़के यूक्रेन के ठिकानों पर 600 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी, जो युद्ध के सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक था। CNN की रिपोर्ट के अनुसार इन हमलों के दौरान कीव में कम से कम 4 लोग मारे गए। राजधानी और आसपास के इलाकों में 42 लोग और दक्षिणी यूक्रेन में 31 लोग घायल हुए। यूक्रेनी वायुसेना के अनुसार फरवरी 2022 में रूस के आक्रमण के बाद से ये तीसरा सबसे बड़ा हमला था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने यूक्रेन में सैन्य उद्योगों और हवाई क्षेत्रों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला किया है। दिल्ली के पूर्व कप्तान मिथुन मनहास को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI का नया अध्यक्ष चुना गया है। रविवार को हुई वार्षिक आम बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। 45 वर्षीय मनहास ने रोजर बिन्नी का स्थान लिया है। मनहास ने 1997 से 2017 के बीच 157 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं और उनके नाम 9,700 से ज़्यादा रन हैं। और आखिर में एक दिलचस्प खबर, 2 भारतीय शोधकर्ताओं विकास कुमार और सार्थक मित्तल को बदबूदार जूतों पर किए गए एक शोध के लिए इग नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह एक व्यंग्यात्मक पुरस्कार है जो मज़ेदार लेकिन आविष्कारशील वैज्ञानिक कामों के लिए दिया जाता है। BBC की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के पास शिव नादर विश्वविद्यालय के इन शोधकर्ताओं ने अध्ययन किया कि बदबूदार जूते शू रैक के उपयोग को कैसे प्रभावित करते हैं। उन्होंने पाया कि बदबू का कारण एक बैक्टीरिया है जो पसीने वाले जूतों में पनपता है। उनके प्रयोगों से पता चला कि पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट लाइट की एक छोटी सी बौछार इन कीटाणुओं को मार सकती है और बदबू को खत्म कर सकती है। इसी के आधार पर उन्होंने एक ऐसे शू रैक का प्रोटोटाइप तैयार किया जो जूतों को कीटाणुरहित भी करता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और टिप्पणी ज़रूर भेजें। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। आप हरकारा को सुन सकते हैं स्पॉटिफाई पर और फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और ब्लू स्काई पर। शोर कम, रोशनी ज़्यादा। नमस्कार। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आज
आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया